स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम सुनने जा रहे हैं डेथ वारंट का पार्ट 6। आप देख रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। अब तक हमने जो जाना कि अब देवराज चौहान और जगमोहन का मुकाबला आमने सामने होने जा रहा है, तो चलिए बाकी बातें एंड में करेंगे। शुरू करते हैं डेथ वारंट पार्ट 6। यूरोप का छोटा सा शहर एस्टोनिया, जो कि बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित है, व्यस्त शहरों में जाना जाता है। जगह कम, लोग ज्यादा। सागर से सटा होने की वजह से एस्टोनिया के 20% लोग तो मछली पकड़ने और उसे बेचकर अपना काम चलाते थे। आसपास के शहरों में एस्टोनिया से ही फिश की सप्लाई होती है, इसलिए एस्टोनिया में मछली ले जाने वाले ट्रकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। जिन इलाकों में ये सारा काम होता था वो गंदगी से भरे पड़े थे और फिश की स्मेल हर तरफ फैली रहती थी। परंतु बाल्टिक सागर के कुछ हिस्से बहुत ही साफ सुथरे और रमणीय भी थे। यहाँ पर स्थानीय और विदेशी लोग मौज मस्ती करने आते थे। ऐसी जगहों पर तो जैसे रात भर मेले जैसा नजारा लगता था। एस्टोनिया का बाकी शहरी हिस्सा बेहद सुंदर था, इतना कि यह सोचना कठिन था कि इस शहर के एक हिस्से में मछलियों की गंदगी और ढेर सारी बदबू भी हो सकती है। इस शहर की खास बात यह थी कि यहाँ अपराध बहुत कम होते थे, इसलिए पुलिस बहुत हद तक बेफिक्र रहती थी और बिना मेहनत के ही तनख्वाह ले रही थी। ट्रैफिक को संभालने की समस्या अवश्य थी पुलिस के लिए। अपराधों के लिए पुलिस की सुस्ती इस हद तक बढ़ गई थी कि पुलिस कहीं गैर कानूनी काम होते देख भी लेती थी तो आंखें मूंद लेती थी या फिर रिश्वत लेकर चुपचाप बैठ जाती थी। यानी कि पुलिस भी अपनी शांत जिंदगी में खामखा के झंझट नहीं पालना चाहती थी। इसी शहर एस्टोनिया का एयरपोर्ट। आधा घंटा पहले लैंड हुए प्लेन में देवराज चौहान एस्टोनिया पहुंचा था। चेकिंग के बाद सूटकेस सहित एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकला तो सामने ही टैक्सियों की कतारों को देखा। एक टैक्सी वाला उसकी तरफ बढ़ा। वेलकम सर। वो अफ्रीकी लग रहा था। मैं आपको ले चलता हूँ। रोलीबो, देवराज चौहान ने कहा। आइए सर। वो देवराज चौहान से सूटकेस लेता कह उठा। रोलीबो एस्टोनिया का बेहद शानदार होटल है। सुना है वहां सिर्फ अमीर लोग ही ठहर सकते हैं। सूटकेस लिए वो टैक्सी की तरफ बढ़ गया। सूटकेस उसने डिग्गी में रखा। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा और टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। नाम क्या है तुम्हारा? देवराज चौहान कलाई में बंधी घड़ी पर निगाह मारकर बोला। माइकल, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। हडसन लेन, तीसरी क्रॉसिंग। पहले वहां चलो माइकल, देवराज चौहान ने कहा। जरूर सर। मुझे वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे नाम से बुलाते हैं, माइकल ने कहा। माइकल, देवराज चौहान मुस्कुराया। थैंक यू सर, मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था, परंतु अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब हडसन लेन तीसरा क्रॉसिंग आ जाए तो मुझे बता देना, देवराज चौहान ने कहा। वो तो आप पहचान ही जाएंगे कि हडसन लेन। मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ कुछ भी नहीं जानता, देवराज चौहान ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। ओह, मैं तो समझा था कि आप इसी शहर में कई बार आ चुके हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। बिजनेस के सिलसिले में आए होंगे आप। देवराज चौहान चुप रहा। रलीबो में बड़े बड़े बिजनेसमैन ही ठहरते हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। टैक्सी तेजी से आगे दौड़ी जा रही थी। 45 मिनट टैक्सी हडसन लेन के तीसरे क्रॉसिंग पर पहुंची। सर हम पहुंच गए, माइकल बोला। सड़क के किनारे टैक्सी रोक दो। चालान हो जाएगा। वो मैं दूंगा। कई बार पुलिस वाले टैक्सी का नंबर नोट कर लेते हैं और चालान बाद में भेज देते हैं। चालान की रकम तुम किराए के साथ ले लेना। ठीक है सर, कहने के साथ ही माइकल ने टैक्सी को सड़क किनारे रोक दिया। देवराज चौहान टैक्सी से बाहर निकला और इधर उधर नजरें दौड़ाई। सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ थी। फुटपाथ पर भी लोग आ जा रहे थे। ये एस्टोनिया का व्यस्त इलाका था। माइकल टैक्सी के भीतर ही बैठा रहा। 5-7 मिनट बीते कि आसमानी सूट पहने एक व्यक्ति देवराज चौहान के पास पहुंचा। वो 55 बरस का था और होठों पर सुनहरी सुनहरी वाली मूछें थी। कल में मोटी मोटी थी और उसके हाथ में ब्रीफकेस थमा था। देवराज चौहान ने उसे देखा। नाम क्या है तुम्हारा? वो व्यक्ति बोला। देवराज चौहान। उसने देवराज चौहान को ब्रीफकेस थमाया और पलटकर फुटपाथ पर जाती भीड़ में शामिल हो गया।
ब्रीफकेस थामे देवराज चांद टैक्सी में बैठा और माइकल से बोला, रोलीबो चलो। माइकल ने उसी पर टैक्सी आगे बढ़ा दी। पीछे वाली सीट पर बैठे देवराज चांद ने ब्रीफकेस खोला। उसमें देखा ब्रीफकेस में 3 रिवॉल्वरें, साइलेंसर और गोलियों की मैगजीन भरी पड़ी थी। अगला दृश्य। 14 मंजिली विशालकाय इमारत को ही रोलीबो होटल कहते थे। ये एक शानदार इमारत थी और नए अंदाज में डिजाइन की गई आकर्षक इमारत थी। एस्टोनिया का नंबर 1 होटल था ये। ऊंची हैसियत वाले लोग ही इसमें ठहरा करते थे। टैक्सी सीधी होटल के मुख्य दरवाजे पर जा रुकी, जो कि शीशे का बना हुआ था। करीब 300 फीट लंबा हिस्सा था। बीच में 5 दरवाजे थे। मुख्य बड़ा दरवाजा आने वाले मेहमानों के लिए था। होटल के 5 कर्मचारी पास ही मुस्तैद वर्दी पहने खड़े थे। टैक्सी रुकते ही माइकल बाहर निकला और डिग्गी खोली। तब तक मुस्तैद खड़े कर्मचारियों में से एक पास पहुंच चुका था। उसने डिग्गी में से सूटकेस निकाला। माइकल ने डिग्गी बंद की। तब तक देवराज चौहान भी बाहर आ गया था। होटल के कर्मचारी देवराज चौहान को देखकर स्वागती मुस्कान होठों पर ले आए। देवराज चौहान ने जेब से डॉलर निकालकर माइकल को दिए। थैंक यू सर, ये ज्यादा है। माइकल डॉलर लेता बोला। ले लो, देवराज चौहान बोला। फिर से थैंक यू सर, क्या मैं आपका इंतजार करूं? माइकल बोला। नहीं, होटल में टैक्सियों की कमी नहीं होगी, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर होटल में प्रवेश कर गया। माइकल टैक्सी में बैठा और टैक्सी आगे बढ़ाता ले गया। होटल से बाहर आकर माइकल ने टैक्सी को रोका और जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। फिर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। कहो। अगले ही पल कानों में आवाज पड़ी। देवराज चौहान एस्टोनिया आ पहुंचा है। तुम मिले उससे? टैक्सी ड्राइवर बनकर। उसे पहचाना कैसे? बेवकूफ, मेरे पास उसकी तस्वीर है। कोई खास बात? वो एयरपोर्ट से सीधा हडसन लेन तीसरी क्रॉसिंग पर पहुंचा। उसके कहने पर मैंने सड़क के किनारे टैक्सी रोक दी और वो बाहर निकलकर किसी का इंतजार करता रहा। मैं टैक्सी में ही रहा, परंतु मेरी नजर बाहर ही थी। कुछ देर बाद एक आदमी आया और उसे ब्रीफकेस देकर चला गया। क्या था उस ब्रीफकेस में? तुम्हें पूछना चाहिए कि वो आने वाला आदमी कौन था। माइकल उखड़ा। कौन था? जैकी। जैकी? उधर से चौंके स्वर में कहा गया। समझ गए कौन सा जैकी? माइकल ने पूछा। समझ गया। आने वाले स्वर में गंभीरता आई। ब्रीफकेस में क्या था? मैं नहीं जानता। देवराज चौहान अब कहाँ है? रोलीबो में। और तुम? होटल से बाहर हूं। परंतु मुझे खबर मिली परंतु मुझे खबर मिल जाएगी जब देवराज चांद होटल से बाहर निकलेगा। मैंने भीतर सब सेटिंग कर रखी है। कैमरन रोलीबो होटल में देवराज चांद पर नजर रखेगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि देवराज चौहान की सब हरकतों की खबर देते रहो। अगला दृश्य। देवराज चांद के नाम से मेरी बुकिंग होगी, देवराज चांद ने रिसेप्शन पर कहा। लंबे रिसेप्शन डेस्क के पीछे 5 खूबसूरत युवतियां अलग अलग जगहों पर खड़ी कस्टमरों को अटेंड कर रही थी। हर कोई मुस्कान बिछाए व्यस्त दिख रही थी। होटल का कर्मचारी देवराज चौहान के पास ही सूटकेस को खूबसूरत ट्रॉली पर रखे मौजूद था। वेलकम सर, रिसेप्शनिस्ट रजिस्टर खोलते कह उठी। बुकिंग कहाँ से कराई गई है? शायद इंडिया से, देवराज चौहान ने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने देवराज चौहान पर नजर मारी। मेरे कजन ने बुकिंग कराई थी, देवराज चौहान बोला, इसलिए मैंने शायद का इस्तेमाल किया। यस सर। रिसेप्शनिस्ट की निगाह रजिस्टर में एक जगह टिक गई। आपकी बुकिंग है और इंडिया से ही आपकी बुकिंग कराई गई है और कार्ड के जरिए 5 दिन की पेमेंट भी एडवांस में कर दी गई है। इसके अलावा खाने पीने या अन्य खर्चे के लिए आपके $1000 भी जमा करा दिए गए हैं। होटल छोड़ते वक्त आपका खर्चा $1000 से ज्यादा हुआ तो आपसे ले लेंगे। अगर $1000 से कुछ बचता हुआ तो वो आपको दे दिए जाएंगे। थैंक्स, देवराज चौहान मुस्कुराया। आपका रूम 8वीं मंजिल पर 814 नंबर वाला है। फिर वो सूटकेस संभाले होटल कर्मचारी से कह उठी, सर को 814 नंबर कमरे में ले जाओ। अगला दृश्य। होटल की तरह कमरा भी शानदार था। पोर्टर सूटकेस कमरे में छोड़ गया था। देवराज चांद ने दरवाजा बंद किया और कमरे की तलाशी में लग गया। ये 2 रूम सेट था। सामान्य साइज का ड्राइंग रूम जैसा कमरा और एक अन्य कमरा जो बेडरूम था। आधा घंटा देवराज चांद कमरों की तलाशी लेता रहा। ड्राइंग रूम में उसे माइक्रोफोन और छिपा हुआ कैमरा मिला। एक माइक्रोफोन बेडरूम में छिपा मिला।
देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उसने कैमरे को और दोनों माइक्रोफोन को खराब कर दिया, परंतु इसके साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो कुछ लोगों की नज़र में है और उसके आने का उन्हें पहले से ही पता है। तभी रूम में मौजूद फोन की घंटी बजी। हेलो। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। आपका फोन है सर। फोन ऑपरेटर की आवाज़ कानों में पड़ी। फिर अगले ही पल खटपट के साथ ही उसके कानों में नई आवाज़ आई। पहुंच गए तुम? देवराज चौहान ने उस आवाज़ को पहचाना। वो मार्शल की आवाज़ थी। हाँ, परंतु कुछ लोगों को मेरे आने की खबर है। मैंने कमरे से कैमरा और 2 माइक्रोफोन ढूंढ निकाले हैं। इसी से समझ जाओ कि तुम किस राह पर हो। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मौत का खतरा तुम पर हर समय मंडराएगा। जगमोहन के बारे में बताओ। वो ठीक है। इस वक्त काम की बात करो। एस्टोनिया की बात करो। तुम्हें 2 घंटे बाद कुछ काम करना है। जानता हूँ। हो सकता है हमारे बीच हो रही बातचीत कोई सुन रहा हो। ये होटल का फोन है। इस बात की तुम परवाह करो देवराज चौहान, क्योंकि मैदान में तुम हो, मैं नहीं। ये होटल सिर्फ 5 दिन के लिए है। इन 5 दिनों में तुमने अपने रहने का कोई और ठिकाना तैयार करना है। ऐसा ठिकाना जो दुश्मनों की नजर में ना हो। आज के काम को ठीक से अंजाम देना और जिंदा बच आना। जो ब्रीफकेस तुम्हें दिया गया है उसका सही से इस्तेमाल करना। जब तुम गुप्त और सुरक्षित ठिकाना खोज लो तो तब बाजार से मोबाइल खरीद कर नया नंबर लेना और मुझसे बात करना। उससे पहले नया नंबर मत लेना, वरना तुम पर नजर रखने वाले तुम्हारा फोन नंबर जान जाएंगे। इसके साथ ही बातचीत बंद हो गई। देवराज चौहान ने भी रिसीवर रख दिया। घड़ी में वक्त देखा। दोपहर का 1 बज रहा था। अगला दृश्य। दोपहर 3 बजे देवराज चौहान एक 4 मंजिला विशाल इमारत के सामने टैक्सी से उतरा और पैसे देकर इमारत के प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गया। वहां कारों की लंबी चौड़ी पार्किंग दिखाई दे रही थी, जहां खिलौनों की तरह कारें कतार में पार्क हुई खड़ी दिखाई दे रही थी। हर तरफ आते जाते लोग दिखाई दे रहे थे। देवराज चौहान इमारत के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। वहां 2 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जो कि आने जाने वालों को पैनी निगाहों से देख रहे थे। भीतर प्रवेश करते ही काफी बड़ी खुली जगह थी। 100 कदमों की दूरी पर बहुत ही अच्छा लंबा चौड़ा रिसेप्शन काउंटर बना दिखाई दे रहा था। वहां 2 रिसेप्शनिस्ट मौजूद थी। रिसेप्शन के ठीक सामने 6 लिफ्टें कतार में दिखाई दे रही थी। लोग लिफ्टों के अंदर बाहर हो रहे थे। कुछ लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे थे। लिफ्टों के पास भी 2 सिक्योरिटी गनमैन वर्दी में मौजूद लोगों पर नजर रख रहे थे। रिसेप्शन काउंटर पर भी 5-6 लोग खड़े रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां काफी चहल पहल थी। देवराज चांद शांत भाव से रिसेप्शन पर पहुंचा। दोनों रिसेप्शनिस्ट सामने मौजूद लोगों की बातों का जवाब दे रही थी। 2-3 मिनट के इंतजार के बाद देवराज चौहान से रिसेप्शनिस्ट की बात हुई। यस सर। रिसेप्शनिस्ट ने देवराज चौहान से पूछा। 3rd फ्लोर, टोनी केमिकल सेंटर। देवराज चौहान ने कहा, वहां साइमन डिसूजा से बात करनी है। आपका नाम सर? वो मुझे नहीं जानते, परंतु मेरी आवाज पहचानते हैं। एक बार फोन पर ही मेरी बात करा दीजिए। इस तरह तो बात करना रूल में शामिल नहीं है सर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। देवराज चौहान ने जेब से $50 का पत्ता निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, मैडम प्लीज, ये जरूरी है। उसने तुरंत $50 झटक लिए और बोली, मैं कोशिश करती हूँ। देवराज चौहान युवती को देखता रहा। वो वहां रखे फोन पर व्यस्त हो गई थी। 3 मिनट बाद वो देवराज चौहान से बोली, बात कीजिए सर। उसने रिसीवर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने रिसीवर लेकर बात की। साइमन डिसूजा, देवराज चौहान ने कहा। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से कहा गया। मैं जानता हूं कि टोनी केमिकल सेंटर की आड़ में सीआईए काम कर रही है, देवराज चौहान ने कहा। पल भर की खामोशी के बाद आवाज कानों में पड़ी। यह बात तो गुप्त है, तुम कैसे जान गए? एस्टोनिया में सीआईए किस काम पर लगी है यह भी मुझे मालूम है। कौन हो तुम? बेहतर होगा कि हम मिलकर बात करें, उधर से कहा गया। ठीक है, तुम नीचे रिसेप्शन पर रहना, तुम नहीं, मैं आऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। मैं खतरा महसूस कर रहा हूं। किस बात का? शायद कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। चंद पलों की चुप्पी के बाद आवाज आई, ठीक है, उस लड़की को फोन दो जिसने तुम्हें रिसीवर दिया था। देवराज चौहान ने वापस रिसेप्शनिस्ट को रिसीवर दिया।
रिसेप्शनिस्ट आधा मिनट रिसीवर कान से लगाए सुनती रही, फिर रिसीवर रखकर देवराज चौहान से बोली, मैं आपको अभी टोनी केमिकल सेंटर के पास तैयार करके देती हूँ सर। अगला दृश्य। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी। उसके साथ दो लोग और थे जिन्होंने शायद चौथी मंजिल पर जाना था। उसके बाहर आते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, परंतु देवराज चौहान ठिठक चुका था। ये दो कमरों जितनी खाली जगह थी जहां लिफ्ट खुलती थी। वहां 4 गनमैनों के अलावा दो और लोग मौजूद थे। देवराज चौहान ने महसूस किया कि वो दोनों भी हथियार बंद ही हैं। एक गन फौरन उसकी तरफ हो गई। पास दिखाओ, गन वाला सख्त स्वर में बोला। देवराज चौहान की शांत निगाह सब पर जा रही थी। उसने जेब से तय किया कागज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो दूसरे आदमी ने कागज थामकर उसे खोला, देखा, फिर ने देवराज चौहान पर नजर मारकर कहा, तुम्हारा नाम इस पर नहीं लिखा है। उसकी जरूरत नहीं है। साइमन डिसूजा को मेरे आने के बारे में पता है। कब से उसे जानते हो? पहली बार मिलने वाला हूं। उन आदमियों की निगाह आपस में मिली। एक आदमी डेस्क पर रखे इंटरकॉम पर पहुंचा और रिसीवर उठाकर साइमन डिसूजा से बात की। फिर उसने रिसीवर रखा और देवराज चौहान से बोला, आओ। देवराज चौहान उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ा और सामने का दरवाजा धकेल कर वो भीतर प्रवेश कर गया। यह हॉल बहुत बड़ा था। करीब 50 आदमी अपने अपने टेबलों पर बैठे व्यस्त दिख रहे थे। कोई कंप्यूटर पर व्यस्त था तो कोई फोन पर बातें करने में, कुछ आपस में बातें करने में लगे हुए थे। मध्यम सी आवाजें यहाँ गूंज रही थी। इतना तो स्पष्ट था कि यहाँ जो भी काम होता है बड़े पैमाने पर हो रहा है, बेशक वो केमिकल का काम हो या जासूसी का। देवराज चौहान उस आदमी के साथ चलता उस हॉल को पार करके 4 फुट चौड़ी गली में प्रवेश कर गया। गैलरी के दोनों तरफ दरवाजे थे, कमरे थे। आने वाले मोड़ से वो मुड़े तो वैसी ही गैलरी वहां थी। दोनों तरफ कमरे थे। ठीक सामने एक बंद दरवाजा नजर आ रहा था जहां गैलरी खत्म हो रही थी। वो देवराज चौहान के साथ उस दरवाजे पर ठिठका। तुम्हें अपनी तलाशी देनी होगी, देवराज चौहान से कह उठा। जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तुम्हारी तलाशी हमें पहले ही ले लेनी चाहिए थी। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर उसे थमाई। ये रख लो, वापसी में ले लूंगा। उसने रिवॉल्वर जेब में रखी और देवराज चौहान की जेबों की कमर की के आसपास की तलाशी ली, परंतु और कुछ नहीं मिला। तब उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और देवराज चौहान से कहा, जाओ भीतर। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। उस व्यक्ति ने दरवाजा बंद किया और वापस चला चला गया। देवराज चौहान ने ठिठक कर उस कमरे में नजर दौड़ाई। फर्श पर पूरी तरह कारपेट बिछा हुआ था। दीवारें हल्के नीले रंग की थी। एक दीवार पर दुनिया का नक्शा लगा हुआ था। कमरे में ठंडक थी एसी की। सामने टेबल था जिसके आसपास कुर्सियां थी। टेबल पर हल्की सी सजावट के अलावा कुछ कागज बिखरे पड़े थे। वहां 3 फोन रखे थे। खिड़कियां बंद और 3 ट्यूबलाइट जल रही थी। टेबल पार कुर्सी पर साइमन डिसूजा बैठा हुआ था। वो 50 बरस का अमेरिकन था। साइमन डिसूजा उसे ही देख रहा था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम या तो पागल हो या फिर तुम्हें अपने पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है, साइमन डिसूजा शांत स्वर में बोला। ये कहने के बाद कि टोनी केमिकल सेंटर की आड़ में सीआईए काम कर रही है, तुम भीतर आने की हिम्मत कर बैठे। देवराज चौहान बैठे बैठे नीचे नीचे झुका जैसे कि पिंडली खुजला रहा हो, परंतु उसने फुर्ती से पैंट को जरा सा ऊपर किया और पिंडली के साथ टेप से चिपका रखा चाकू निकालकर हाथ में ले लिया जो कि 6 इंच लंबा था, परंतु खतरनाक दिख रहा था चाकू। एक तरफ पैनी धार थी और दूसरी तरफ आरी जैसे दांत। देवराज चौहान सीधा होकर बैठ गया। नजरें साइमन डिसूजा पर थी। मैंने गलत तो नहीं कहा कि टोनी केमिकल की आड़ में सीआईए काम कर रही है? ठीक कहा, साइमन डिसूजा सर्द स्वर में बोला। जो ये बात जान लेते हैं उसे मार दिया जाता है। वैसे तुम कौन हो? देवराज चौहान। देवराज चौहान? हिंदुस्तानी हो? किसके लिए काम करते हो? अपने लिए। तुम्हारी बात का यकीन नहीं मुझे। सीए का वास्ता कभी भी अकेले आदमी से नहीं पड़ता। साइमन डिसूजा की पैनी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। मेरे पास क्यों आए हो? रोजा ने तुम्हें जो दिया है उसे लेने आया हूं। साइमन डिसूजा चौंका। तुम फ्रोजा को कैसे जानते हो? उसके होंठों से निकला।
वो मेरी माशूका थी। बकवास मत करो, उसे मर्दों से नफरत है, पर वो मेरी माशूका थी। तुम किसके लिए काम? बकवास बंद करो और मुझे वो दो। जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? जानता हूं। जो मांग रहा हूं वो फ्रोजा ने मेरे से ही लिया था। देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। तुम कभी भी फ्रोजा के साथ नहीं थे। अगर फ्रोजा के साथ होते तो तुम्हारी तस्वीर सीआईए तक पहुंच चुकी होती। साइमन डिसूजा शब्दों को चबाकर विश्वास भरे स्वर में कह उठा, तुम फ्रॉड हो। उसी पल देवराज चांद कुर्सी पर बैठे बैठे उछला और पेट के बल टेबल पर गिरकर तेजी से फिसला और साइमन डिसूजा के करीब पहुंचकर हाथ में दबा चाकू उसके गले पर लगा दिया। साइमन डिसूजा हक्का बक्का रह गया। देवराज चांद ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। वो हाथ कुर्सी और टेबल के बीच कुछ इस तरह फंस गया था कि रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर न उठ सका। रिवॉल्वर फेंको, देवराज चांद गुर्राया। बेवकूफ, तुम यहां से वापस नहीं। रिवॉल्वर नहीं फेंकी तो चाकू तुम्हारी गर्दन में धस जाएगा। साइमन डिसूजा ने हाथ की उंगलियां खोल दी। रिवॉल्वर नीचे गिर गया। साइमन डिसूजा के चेहरे पर बेबसी के भाव दिख रहे थे। मैं सीधा होने जा रहा हूं, देवराज चांद ने कठोर शब्दों में कहा। तुम इसी तरह बैठे रहोगे। कोई चालाकी की, कोई हरकत की तो तुम गए। साइमन डिसूजा के होंठ भिज गए। देवराज चांद टेबल पर फौरन सीधा हुआ और साइमन डिसूजा को मौका दिए बिना उसकी तरफ मुंह करके टांगे टेबल से नीचे लटका ली। चाकू हाथ में था और 3 फुट की दूरी पर बैठा साइमन डिसूजा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सुना है तुम खतरनाक जासूस हो, देवराज चौहान बोला। साइमन डिसूजा ने होंठ भींच लिए। मुझे बताया गया था कि तुमसे बचकर रहूं। किसने बताया? साइमन डिसूजा के होंठ खुले। देवराज चौहान मुस्कुराया, खतरनाक मुस्कान। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? देवराज चौहान थोड़ा सा खिसका, नीचे खड़ा हो गया और साइमन डिसूजा को खड़ा करके चाकू उसके पेट पर लगा दी। आंखों में दरिंदगी नाच रही थी। सर्द लहजे में कह उठा देवराज चौहान, मैं जानता हूं कि इस वक्त मैं कहां पर हूं और यहां मेरा ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। समझ गया साइमन, मुझे जल्दी है। रोजा ने जो सीडी तेरे को भेजी थी वो मेरे हवाले कर। वो मेरे पास नहीं है। इसके साथ ही साइमन ने पेट में चाकू की चुभन महसूस की। मैं जानता हूं वो सीडी कहाँ रखी है। कहाँ? साइमन डिसूजा के होंठों से निकला। इस कमरे में तुम्हारा गुप्त स्टोर है जो कि तुम्हारे अंगूठे के निशान से खुलता है। चलो वहां। नहीं तुम। साइमन डिसूजा के शब्द मुंह में रह गए थे। चाकू की नोक उसे पेट में धंसती हुई महसूस हुई जरा सी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देवराज चांद का स्वर वहशी हो गया। तुम्हारा इंकार सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये आखिरी बार है और अब तुमने इंकार किया तो चाकू तुम्हारे पेट को फाड़ देगा। साइमन डिसूजा का चेहरा फक पड़ गया था। इरादा बोल, हाँ या नहीं? देवराज चौहान गुर्रा उठा। दे देता हूं। साइमन डिसूजा फंसे स्वर में कह उठा। चल, किधर है वो गुप्त स्टोर? मेरे पीछे। देवराज चौहान चाकू लगाए उसे पीछे दीवार के पास ले गया। बेहद सतर्क था देवराज चौहान। नजरें हर तरफ घूम रही थी। सामने ही दीवार पर एक प्लेट लगी थी, कांच जैसे प्लास्टिक की प्लेट। कहाँ है दरवाजा? ये दरवाजा ही है, दीवार नहीं। देवराज चौहान की निगाह सामने जा टिकी जो दीवार ही लग रही थी। खोलो इसे। साइमन डिसूजा ने दीवार पर टंगी फिक्स प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया। चालाकी मत कर बैठना। देवराज चौहान गुर्रा उठा। साइमन डिसूजा ने प्लेट के बीचों बीच अपने दाएं हाथ का अंगूठा लगाए रखा। तभी सामने दीवार जैसा नजर आता दरवाजा खामोशी से एक तरफ सरक गया। 2 फुट का रास्ता बन गया था वहां। भीतर रोशनी हो उठी थी। वहां 2-3 शेल्फें बनी दिख रही थी जिन पर तरह तरह का सामान पड़ा था। रोजा वाली सीढ़ी कहाँ है? देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। साइमन डिसूजा उस दरवाजे के भीतर गया और एक तरफ रखी सीढ़ी उठाकर देवराज चौहान को दे दी। देवराज चौहान बेहद सतर्क था। उसने सीढ़ी थामी और कह उठा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फ्रोजा वाली सीढ़ी ही है? कंप्यूटर पर चलाकर दिखा देता हूँ, साइमन डिसूजा ने गंभीर स्वर में कहा। दिखाओ। वहां से निकलकर साइमन डिसूजा कमरे में कोने में रखे कंप्यूटर के पास गया और सीडी देवराज चौहान से लेकर कंप्यूटर में लगाई तो स्क्रीन पर तरह तरह के निशान उभरने लगे। फिर एक खूबसूरत युवती का चेहरा दिखा स्क्रीन पर। देवराज चौहान ने फौरन फ्रोजा को पहचान लिया। ठीक है, सीडी मेरे हवाले करो, देवराज चौहान ने कहा। साइमन डिसूजा ने सीडी निकालकर देवराज चौहान को दे दी।
देवराज चौहान ने उसे कमीज के भीतर डाल लिया। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते देवराज चौहान। रोजा ने अगर गद्दारी न की होती तो मुझे तुम्हारे पास आना नहीं पड़ता। गद्दारी? तो क्या तुम इंग्लैंड के जासूस हो? नहीं। फिर गद्दारी का क्या मतलब? जो वो मेरी माशूका थी और मुझसे सीडी ले उड़ी, सीआईए के हवाले कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए भी काम करती है। मैं सिर्फ यही जानता था कि वो इंग्लैंड की जासूस है। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। अब तुम मुझे ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जान ही गए हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में किसी को बताओ, क्योंकि अभी मुझे एस्टोनिया में काम करना है। क्या मतलब? साइमन डिसूजा के होंठ हिले। अगले ही पल देवराज चौहान का चाकू वाला हाथ घूमा और साइमन डिसूजा को चीखने का भी मौका नहीं मिला। साइमन डिसूजा का आधा गला कट गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पीछे को कंप्यूटर पर जा गिरा, फिर कंप्यूटर के साथ नीचे जा गिरा। मध्यम सी आवाजें उभरी, फिर सब कुछ शांत पड़ता चला गया। साइमन डिसूजा की लाश नीचे पड़ी थी, आंखें फटी हुई थी। देवराज चौहान ने खून रंगे चाकू को साइमन डिसूजा की कमीज से साफ किया और चाकू को जेब में रखकर दूसरी कमीज में पड़ी सीडी को टटोला। फिर अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला, बाहर निकला। गैलरी खाली पड़ी थी। देवराज चौहान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गया। शांत और सामान्य चाल थी उसकी। आगे गैलरी के मोड़ से वो मुड़ा तो सामने एक आदमी को आते पाया। दोनों की नजरें मिली। कौन हो तुम? वो देवराज चौहान के पास पहुंचते ही ठिठ क्या उठा। मिस्टर साइमन से मिलकर आया हूं, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान आगे बढ़ता हुआ उस हॉल में जा पहुंचा जिसे पार करके वो यहाँ पहुंचा था। हर कोई अपने में ही व्यस्त दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान हॉल से निकलकर लिफ्ट वाले हिस्से में पहुंचा। वहां गनमैन और दो अन्य आदमी मौजूद थे। देवराज चौहान अपने को ले जाने वाले आदमी के पास पहुंचकर बोला, मुझे मेरी गन दो। उसने गन निकालकर देवराज चौहान को दे दी। देवराज चौहान ने गन जेब में रखी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तभी एक गनमैन ने रोका। ए रुको, तुम्हारी कमीज पर यह निशान कैसा है? सब सतर्क हो गए। देवराज चौहान ठिठका और गर्दन झुकाकर कमीज को देखा। कमर के पास पेट वाले हिस्से पर खून का छोटा सा धब्बा दिखा। तभी एक ने पास आकर उसकी कमीज पर पड़े धब्बे को देखा। खून का धब्बा है ये, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। खून? किसका? चार कदम दूर खड़े गनमैन ने कहा। साइमन डिसूजा का। वो मर चुका है। इसके साथ ही पलक झपकते देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और पास खड़े आदमी की ओट लेकर एक के बाद एक गोलियां चलाता गया। साइलेंसर लगा था रिवॉल्वर पर। कोई आवाज नहीं उभरी, और इतनी फुर्ती से उसने सबके निशाने लिए थे कि उन्हें हथियार चलाने का मौका ही नहीं मिला। चार लाशें नीचे पड़ी थी। उनके शरीरों में से निकलता खून फर्श को गीला करने लगा। मुझे मत मारना, वो बोला, जिसकी ओट देवराज चौहान ने ले रखी थी। देवराज चौहान ने उसे आगे धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर 3 कदम आगे पहुंचा तो उसके सिर का निशाना लेकर गोली चला दी। वो बेजान सा नीचे जा गिरा। अगला दृश्य। देवराज चौहान एक कुरियर ऑफिस में पहुंचा। वहां उसने सीडी का एक पैकेट बनाया और जेब से एक कागज निकाला जिस पर एस्टोनिया का ही एक पता लिखा था। वो उस वो पता उसने पैकेट पर लिखा और उसे कुरियर करके ऑफिस से बाहर आ गया। चेहरे पर सतर्कता दिख रही थी। वो जानता था कि इस वक्त वो खतरे में है। सीआईए वाले उसे तलाश करने में लग गए होंगे। एस्टोनिया में सीआईए की अच्छी पकड़ है। देवराज चौहान सड़क के किनारे फुटपाथ पर पैदल ही आगे बढ़ गया। दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वो आगे के काम की रणनीति तैयार कर रहा था कि तभी उसके पास सड़क पर तेज ब्रेकों के साथ एक कार रुकी। देवराज चौहान ने ठिठक कर नजरें घुमाई तो होंठ सिकुड़ गए। वो टैक्सी थी और ड्राइविंग सीट पर माइकल बैठा था। सर, माइकल ऊंची आवाज में बोला, कहीं चलना है तो मैं ले चलूं? देवराज चौहान मुस्कुराया और टैक्सी का आगे का दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गया। माइकल ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, कहाँ चलूं सर? तुम यहाँ कैसे माइकल? देवराज चौहान ने पूछा। टैक्सी वाला हूँ सर, किधर की भी सवारी मिल जाती है। आप इस वक्त रलीबो होटल से काफी दूर हैं। काम था मुझे। आपसे दोबारा मिलकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि आप मेरा नाम नहीं भूले। कहाँ ले चलूं सर? मैंने ऐसी जगह जहां मैं कॉफी के साथ कुछ खा सकूं। पास ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां ले चलता हूँ।
देवराज चांद ने माइकल के चेहरे पर नजर मारी। माइकल का पूरा ध्यान टैक्सी चलाने पर था। इस भीड़ भरे शहर में हमारा मिल जाना अजीब बात है, देवराज चौहान ने कहा। सही कहा सर, मैंने आपको फुटपाथ पर जाते देखा तो फौरन पहचान लिया। माइकल हंसा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। आपके लिए तो एस्टोनिया नया शहर है। कहें तो मैं आपका टैक्सी ड्राइवर बन जाता हूँ, गाइड का काम भी करूंगा। आपको कहीं भी आने जाने की परेशानी नहीं होगी। रात दिन में हाजिर रहूंगा, माइकल ने सरल स्वर में कहा। देवराज चौहान ने माइकल को देखा, कहा कुछ नहीं। कुछ देर बाद माइकल ने टैक्सी को एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में ले जाकर रोका। आप यहाँ कॉफी वगैरह लीजिए, खाने का हर सामान यहाँ मिलता है, माइकल ने कहा। मैं आधे घंटे में आता हूँ, कहकर देवराज चौहान टैक्सी से निकला और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट के भीतर जाकर देवराज चौहान ने एक तरफ के शीशे से पर्दा जरा सा हटाकर पार्किंग में देखा। वहां टैक्सी खड़ी थी और माइकल स्टीयरिंग सीट पर बैठा दिख रहा था। देवराज चौहान वहां से हटा और रेस्टोरेंट में नजर मारी। काफी कस्टमर थे वहां। मीठी शांत म्यूजिक की धुन बज रही थी। पीले कपड़े पहने वेटर वेट्रेसेस ऑर्डर सर्व कर रहे थे। देवराज चौहान ने पास से जाती एक वेट्रेस को $2 थमाते हुए कहा, रेस्टोरेंट का पीछे का दरवाजा है? यस सर, आप उस तरफ चले जाइए, वेट्रेस कहकर आगे बढ़ गई। देवराज चौहान वेट्रेस के बताए रास्ते पर बढ़ गया। 2 मिनट में ही देवराज चौहान रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से निकला और गली में आगे बढ़ गया। गली से बाहर निकला और टैक्सी की तलाश में नजर दौड़ाता फुटपाथ पर आगे बढ़ गया। ये रेस्टोरेंट के दूसरे तरफ की सड़क थी। कुछ आगे जाते ही उसे टैक्सी मिल गई तो वो भीतर बैठा। टैक्सी आगे बढ़ गई और ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है सर? देवराज चौहान ने जेब से कागज निकाला और उसे पढ़ने के बाद बोला, विक्टोरिया। अगला दृश्य। माइकल ने फोन पर बात की। बुरी खबर है। क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई। देवराज चौहान को मुझ पर शक हो गया शायद। मैं उससे मिला, उसने कॉफी पीने की इच्छा जताई। मैंने उसे एक रेस्टोरेंट दिखा दिया, खुद बाहर ही रहा। 45 मिनट तक वो वापस नहीं आया तो मैंने रेस्टोरेंट में जाकर उसे देखा, वो वहां नहीं था। पूछताछ में एक वेटर ने बताया कि वो रेस्टोरेंट में आते ही पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया था। हो सकता है उसे तुम पर शक ना हुआ हो, उसकी मजबूरी हो इस प्रकार निकल जाना। लगता नहीं है कि ऐसा हो। तुम देवराज चौहान के पीछे रहो। और क्या किया उसने? वो कहीं गया था? टोनी केमिकल सेंटर गया था। सीआईए का ठिकाना? उधर से हड़बड़ाकर कहा गया। हाँ वही। वहां की खबर मिल रही है कि किसी बाहर से आए आदमी ने साइमन डिसूजा को मार। नहीं, माइकल चिमका। ये सच है। कुछ पहले ही ये खबर मिली है। बाहर निकलते वक्त 5 सिक्योरिटी वालों की भी हत्या हो गई। ओह गॉड, माइकल ने लंबी सांस ली। देवराज चौहान तो बहुत खतरनाक है। कितने बजे ये टोनी केमिकल सेंटर में गया था? माइकल ने बताया। तो फिर यही था साइमन डिसूजा की हत्या करने वाला। यकीन नहीं होता कि कोई वहां जाकर साइमन को मार सकता है। देखने में तो देवराज चौहान इतना खतरनाक नहीं लगता। माइकल ने दांतों से होंठों को काटते हुए कहा। वहां से देवराज चौहान टैक्सी पकड़कर 15 मिनट के सफर के बाद एक बाजार में गया और कुरियर ऑफिस को तलाश कर उसमें गया था। वहां क्या करने गया था पता नहीं। 10 मिनट में ही वापस आ गया था। मैं उस कुरियर ऑफिस की छानबीन करवाता हूँ। माइकल चुप रहा। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। देवराज चौहान तुम्हें भी चोट पहुंचा सकता है माइकल। मैं देवराज चौहान पर नजर रखूंगा, अब उसके पास जाने की कोशिश नहीं करूंगा, माइकल ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने विक्टोरिया इलाके की एक क्रॉसिंग पर टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही आगे बढ़ गया। विक्टोरिया का बाजार सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर था। पास में समुद्र होने की वजह से बाहरी देशों का कपड़ा चोरी छुपे इस्टोनिया पहुंचता और सारा कपड़ा विक्टोरिया के बाजार में ही बिकता था। देवराज चौहान ने चलते चलते जेब से एक कागज निकाला और उसे ध्यान से पढ़ने के बाद फाड़कर फेंक दिया। विक्टोरिया के बाजार में पहुंचकर देवराज चौहान उस कागज पर लिखे पते के बारे में पूछने लगा। इस दौरान एक दुकान से आज का अखबार खरीदा और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर अखबार में दबाकर छिपा ली। 20 मिनट की पूछताछ के बाद देवराज चौहान कपड़े के एक शोरूम में पहुंचा। ये भीड़ भरा बाजार था। यहाँ हर रोज ही आसपास के शहरों से व्यापारी कपड़ा खरीदने आते थे। इसके अलावा स्थानीय लोग भी खरीदारी करने आते थे।
देवराज चांद ने शीशे के दरवाजे को धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर कई ग्राहक कपड़े की खरीदारी कर रहे थे। दुकान में 8-10 सेल्स गर्ल्स बॉयज थे जो कि कपड़ा दिखा रहे थे और भाव के बारे में बातचीत कर रहे थे। ग्राफिको कहाँ है? देवराज चांद ने पास से निकलते दुकान के एक कर्मचारी से पूछा। वो वहां, उधर। उसने एक तरफ इशारा किया। उधर एक टेबल के पीछे पड़ी कुर्सी पर 40 बरस का एक आदमी बैठा पूरी दुकान में नजर रख रहा था। देवराज चांद उसी तरफ बढ़ गया। अपनी ओर आते पाकर उस व्यक्ति की निगाह देवराज चांद पर जा टिकी थी। देवराज चांद उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, मिस्टर ग्राफिको? यस। देवराज चांद ने खाली पड़ी कुर्सी को पास में खींचा और उस पर बैठता कह उठा, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। कहिए। वो शांत स्वर में कह उठा। फ्रोजा कहाँ है? देवराज चांद ने शांत स्वर में पूछा, परंतु ग्राफिको इस तरह चिंक उठा जैसे पांव के पास सांप आ गया हो। ग्राफिको की आंखें फैल गई। देवराज चांद उसे देखता रहा। क्या कहा तुमने? फ्रोजा कहाँ है? फ्रोजा? कौन फ्रोजा? वही जो पानी के जहाज में चोरी छिपे सफर करके तुम्हारे पास पहुंची थी। वो मेरे पास नहीं आई। तो कहाँ गई? साइमन डिसूजा के पास। देवराज चांद उसे देख रहा था। आंखों में सख्ती आ गई थी। ग्राफिको ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ, फ्रोजा के बारे में पूछने आया हूँ कि वो कहाँ है। आखिरी बार एस्टोनिया में आते उसे देखा गया था। वो तुम्हारे पास आ रही थी। देवराज चांद ने कहा। मेरे पास वो क्या करने आएगी? मेरा उसका कोई नाता नहीं है। ग्राफिको कह उठा। कुछ नाता तो होगा। नहीं। ग्राफिको ने इंकार में सिर हिलाया। मैं कभी फ्रोजा से नहीं मिला। तो फिर ये खबर कहां से उड़ी कि फ्रोजा एस्टोनिया में तुम्हारे पास पहुंची थी? मैं नहीं जानता कि ये किसने कहा है। मेरे किसी दुश्मन ने। क्या जर्मनी भी फ्रोजा से वो सीडी लेने की कोशिश में थी? ग्राफिको ने होंठ भींच लिए। तुम जर्मनी के जासूस हो, मैं इस बात को जानता हूँ। बेहतर होगा कि मुझे फ्रोजा के बारे में बता दो कि वो कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। फ्रोजा एस्टोनिया में आकर तुमसे कब मिली? देवराज चांद ने पूछा। वो मुझसे नहीं मिली। मिलने वाली थी परंतु मेरे पास नहीं पहुंची। बाद में खबर सुनी कि वो सीडी उसने साइमन डिसूजा को दे दी। सीआईए को? हाँ। तुमने फ्रोजा तुमसे फ्रोजा क्यों मिलने वाली थी? स्टॉकहोम में उस पर जान का खतरा आ गया था। जर्मनी की पकड़ है स्टॉकहोम में। वहां मेरे साथी फ्रोजा के पीछे थे कि उससे सीडी पा सके। यह हमें पता चल गया था कि वो इंग्लैंड से गद्दारी करने के मूड में थी। तब फ्रोजा ने मेरे को फोन किया और कहा कि अगर तुम्हारे लोग मेरे पीछे ना पड़कर मुझे एस्टोनिया पहुंचने दें तो वो सीडी का सौदा मुझसे कर लेगी। मैंने फ्रोजा की ऑफर मंजूर कर ली और अपने लोगों को पीछे से हटने को कह दिया। उसके बाद फ्रोजा फोन पर मेरे संपर्क में रही। मैं उसे बताता रहा कि उसे कब कहाँ पहुंचकर किससे मिलना है। इस तरह स्टॉकहोम से पानी के जहाज पर मैंने उसे एस्टोनिया बुला लिया। मुझे पूरा यकीन था कि फ्रोजा सीडी को मेरे हवाले करेगी, परंतु एस्टोनिया पहुंचते ही वो मेरे आदमियों की नजरों से ओझल हो गई। वो चालाक निकली। मुझे इस्तेमाल करके वो एस्टोनिया पहुंची और सीडी सीआईए को बेच दी। मुझे सीडी से कोई मतलब नहीं। मुझे फ्रोजा चाहिए। अब फ्रोजा का क्या करोगे? सीडी तो वो सीआईए को। मुझे बताओ फ्रोजा कहाँ है? मैं नहीं जानता, कसम से। देवराज चांद ने हाथ में दबा अखबार खोला और उसमें मौजूद लाइसेंस लगी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर की झलक उसे दिखाई। ग्राफिको की आंखें सिकुड़ी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे बारे में कुछ मत पूछो। मैं सिर्फ फ्रोजा। तुम किस देश के जासूस हो? मैं इस मूड के साथ तुमसे मिलने आया था कि तुम फ्रोजा के ठिकाने के बारे में मुझे बताओगे, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं फ्रोजा के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता। ग्राफिको सख्त स्वर में कह उठा। और तुम मुझे रिवॉल्वर दिखाकर डराने की चेष्टा मत करो। ऐसे खिलौने मैंने बहुत देखे हैं। ये मेरी जगह है। मैं तुम्हें आसानी से। फ्रोजा किधर मिलेगी? देवराज चांद ने खुंखार स्वर में कहा और अखबार के भीतर रखी रिवॉल्वर को हाथ में थाम लिया। दूसरी तरफ से अखबार की ओट कर दी ताकि वहां के लोग रिवॉल्वर को न देख सके। ग्राफिको के दांत भिज गए। देवराज चांद की आंखों में मौत नाच रही थी। ग्राफिको ने रिवॉल्वर को देखा, फिर सख्त स्वर में कह उठा, सुनने में आया है कि रुझान शहरी से फ्रोजा की पहचान थी। रुझान शहरी कौन है? जॉर्ज पंचम रोड पर उसका नाइट क्लब है। वो खतरनाक आदमी है। इसके अलावा तुम फ्रोजा के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। पिट पिट
दो मध्यम सी आवाजें हुई और दोनों गोलियां उसकी छाती पर लगी। ग्राफिको कुर्सी सहित पीछे जा गिरा। दुकान में मौजूद कई लोगों की निगाह उसकी तरफ गई। तब तक देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बात के प्रति सतर्क था कि कोई उस पर हमला न कर दे, परंतु सब ठीक रहा। उसने दुकान से बाहर आते ही रिवॉल्वर जेब में डाल ली और तेज कदमों से भीड़ में गुम होता चला गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान रोलीबो होटल पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। वो सावधानी से कमरे में प्रविष्ट हुआ और दरवाजा बंद करने के बाद रिवॉल्वर हाथ में नजर आने लगी थी। सबसे पहले उसने हर तरफ नजर मारी कि वहां कोई है तो नहीं। इस बात की तसल्ली के पश्चात उसने रिवॉल्वर जेब में रखी, परंतु उसकी निगाह अपने सूटकेस पर टिक चुकी थी जो कि कारपेट पर पड़ा था, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि सूटकेस को वो कहीं और रख कर गया था। देवराज चौहान के होंठ भिज चुके थे। वो सूटकेस के पास पहुंचा, उसे खोला। भीतर कपड़े पड़े थे। कपड़े वैसे ही रखे थे जैसे उसने रखे थे, परंतु सूटकेस का दूसरी जगह मिलना ये स्पष्ट करता था कि उसकी तलाशी ली गई है। देवराज चौहान पलटा और सोफा चेयर के पास पहुंचा और उसे एक तरफ सरकाया तो नीचे ब्रीफकेस पड़ा दिखा। वो वैसे ही था जैसे वो रख कर गया था, मतलब कि कमरे में आने वालों के हाथ ब्रीफकेस नहीं लगा। देवराज चौहान ने ब्रीफकेस खोलकर देखा। भीतर रिवॉल्वरें, मैगजीनें और सैलेंसर वैसे ही मौजूद थे। ब्रीफकेस बंद करके सोफे पर रखा और कपड़े उतारते हुए बाथरूम में प्रवेश कर गया। 10 मिनट बाद नहाकर बाहर निकला तो जिस्म पर अंडरवियर मौजूद था। सूटकेस से कपड़े निकालकर उसने पहने और इंटरकॉम पर रूम सर्विस को 2 कॉफी लाने को कहा और सोफे पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। सिगरेट समाप्त होने के कुछ देर बाद रूम की बेल बजी। देवराज चौहान उठकर दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, कौन? वेटर सर, कॉफी। देवराज चौहान ने एक तरफ रखी रिवॉल्वर उठाई और पुनः दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोला। रिवॉल्वर वाला हाथ कमर के पीछे रखकर दरवाजा खोला। बाहर ट्रे थामे वेटर खड़ा था। गुड इवनिंग सर। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर उसे भीतर आने का रास्ता दे दिया। वो भीतर आया तो देवराज चौहान ने दरवाजा बंद करके रिवॉल्वर जेब में रख ली। वेटर टेबल ट्रे पर रख चुका था और 2 प्याले टेबल पर सजाने के बाद उनमें केतली द्वारा कॉफी डालने लगा। देवराज चौहान उसके पास आ पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? मार्क, उसने बताया। देवराज चौहान पास ही मौजूद चेयर पर जा बैठा। प्यालों में कॉफी डालकर वेटर जाने लगा तो देवराज चौहान बोला, बैठ जाओ मार्क। क्या सर? मार्क 2 पलों के लिए हचकचाया। बैठ जाओ, मुझे अकेले कॉफी पीने की आदत नहीं है। तुम मेरे साथ कॉफी लोगे। दूसरी कॉफी तुम्हारे लिए है। ये कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? कॉफी पीने में तुम मेरा साथ दे सकते हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। उलझन में फंसा मार्क खड़ा था। बैठ जाओ, प्याला उठाओ, कॉफी पीनी शुरू करो। मार्क बैठता हुआ बोला, अजीब बात है सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कॉफी लो। मार्क ने कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरा। कॉफी कैसी है? अच्छी है सर। पीते रहो। मार्क ने एक साथ 2-3 घूंट भरे। देवराज चौहान ने अपना कॉफी का प्याला उठाकर कहा, मार्क, मेरे पीछे से कमरे में कोई आया था? लॉन्ड्री वाले आए होंगे सर, बेडशीट बदली गई होगी। ये नहीं हुआ, कोई आया था। ऐसे कैसे कोई आ सकता है? चाबी तो होटल वालों के पास ही रहती है। मार्क बोला, वही तो तुमसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कैसे कोई आ सकता है। मुझे क्या मालूम सर, तुम तो नहीं आए। क्या मजाक करते हो सर? कॉफी का प्याला समाप्त करके टेबल पर रखता हुआ कह उठा, मैं भला आपके कमरे में क्यों आऊंगा? मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं होती। वैसे भी चाबी होटल वालों के पास होती है। आपने कॉफी नहीं पी? देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला हाथ में थाम रखा था। जानते हो मैंने तुम्हें कॉफी पीने को क्यों कहा? देवराज चौहान बोला। क्यों सर? मेरी जान को खतरा है। मुझे लगा कि हो सकता है कोई मेरे खाने पीने के सामान में जहर डालकर मेरी जान लेना चाहे, इसलिए तुम्हें कॉफी पिलाकर चेक किया कि सब ठीक है या नहीं। रोलिवो होटल में आप इस विश्वास के साथ रह सकते हैं कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है और अनजान आदमी को होटल में एक हद से भीतर नहीं जाने दिया जाता। सिर्फ कस्टमर ही। मार्क कहते कहते रुका। उसकी आंखें एकाएक फैल गई। अगले ही पल दोनों हाथ दिल वाले हिस्से पर जा टिके। चेहरे पर पीड़ा उभर आई। चेहरा सुर्ख था। देवराज चौहान चौंका। होंठ भीग गए उसकी हालत देखकर। कॉफी का प्याला टेबल पर रखा। मार्क, सर, मैं मुझे कुछ हो रहा है। सांस लेने में तकलीफ।
तुम्हें कॉफी किसने दी? देवराज चौहान ने जल्दी से पूछा। होटल के किचन से लाया। अगले ही पल मार्क कुर्सी पर लुढ़क गया। उसकी दोनों बाहें दाएं बाएं फैल गई थी। आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर पीड़ा के भाव दिख रहे थे। 2 पल तो देवराज चौहान ठगा सा बैठा मार्क की लाश देखता रहा। कॉफी में जहर था। उसका अंदेशा सही था। दुश्मन ने उसे मारने की चेष्टा की थी, परंतु सतर्कता की वजह से वो बच गया। कौन है इस वक्त उसका दुश्मन? क्या सीआईए, जिनके लोगों को आज उसने मारा? देवराज चौहान जल्दी से उठा और मार्क की लाश को उठाकर बेडरूम में पहुंचा और फर्श पर डालने के पश्चात लाश को बेड के नीचे सरका दिया। मस्तिष्क में यही चल रहा था कि दुश्मन आसपास है। ऐसी हालत में वो अपना बचाव कितनी देर तक कर सकता है? यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि होटल में अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। 12 या 20 घंटे बाद मार्क की लाश से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। उसे अपने लिए कोई और ठिकाना तलाशना होगा जिसके बारे में दुश्मन न जान सके। मार्शल ने पहले ही कह दिया था कि यह होटल उसे उसके 5 दिन ठहरने के लिए है, परंतु मार्क की लाश यहाँ होने की वजह से अब वो 5 दिन भी यहाँ नहीं रह सकता। अगला दृश्य। जॉर्ज पंचम रोड पर एक ही नाइट क्लब था। वहां पहुंचते ही फौरन पता किया देवराज चांद ने कि इसका मालिक कौन है, तो रुझान शहरी का नाम सामने आया। ग्राफिकों ने बताया था कि रुझान शहरी और फ्रोजा में अच्छी जान पहचान थी। देवराज चांद जब नाइट क्लब से बाहर टैक्सी से उतरा तो रात के 9 बजे थे। देवराज चांद किसी तरह रुझान शहरी से मिलना चाहता था। उससे फ्रोजा के बारे में बात करना चाहता था। देवराज चांद ने ठिठक कर क्लब की इमारत पर नजर मारी, जो कि 1000 गज में 3 मंजिला इमारत थी। उस पर बहुत अच्छे ढंग से लाइटें लगी थी, जो कि मुनासिब वक्त पर जल बुझ रही थी। नियॉन साइन का बोर्ड बेहद मोटे मोटे अक्षरों से चमक रहा था, रोशान का नाइट क्लब। प्रवेश गेट से बहुत पहले ही पार्किंग के लिए बड़ी जगह थी और वहां 50-60 कारें पार्क हुई पड़ी थी। उधर क्लब के 2 वॉचमैन भी दिख रहे थे। 2 गनमैन क्लब के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। देवराज चांद ने आसपास नजर मारी तो 50 कदम दूर पुलिस की कार दिखाई दे गई। देवराज चांद ने वहीं खड़े खड़े सिगरेट सुलगाई कि अगले ही पल सतर्क हो गया। पुलिस की कार से एक पुलिसमैन निकलकर उसकी तरफ आने लगा था। देवराज चांद को खतरा महसूस हुआ। वो यहां से निकल जाना चाहता था, परंतु पुलिसमैन उसी के पास आ रहा था। ऐसे में खिसकने की सोच नहीं सकता था। खतरा बढ़ भी सकता था। देवराज चौहान कभी भी इस बात के हक में नहीं रहा कि किसी भी देश की पुलिस से पंगा लिया जा सके, किसी भी देश की पुलिस से पंगा लिया जाए। पुलिस एक संगठित गिरोह की तरह होती है, जो व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हुए किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका काम निपटा कर ही रहती है। देवराज चौहान ने दूसरा कस लिया। पुलिस वाला पास पहुंचते सामान्य स्वर में कह उठा, हेलो मिस्टर, क्लब में मजा करने आए हो? हाँ, यहाँ किसी का इंतजार करके। करो करो। मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, क्या तुम मुझे 2 सिगरेट दे सकते हो? क्यों नहीं? देवराज चौहान ने पैकेट निकाला और उसके लिए 2 सिगरेट निकालने लगा। देवराज चौहान को देवराज चौहान को तसल्ली मिली कि सब ठीक है, पुलिस को उससे कोई मतलब नहीं। तभी क्लब के शीशे के दरवाजों के पास 2 लंबे चौड़े व्यक्ति दिखे, जिन्होंने एक एक बांह पकड़कर लड़की को नीचे से 2 फुट ऊपर उठा रखा था। देखते ही देखते वो उसे लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गए। क्या मुसीबत है? पुलिसमैन कह उठा। अब इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ का कानून है कि सड़क पर नशेड़ी को देखो तो उसे बंद कर दो। ये लोग रोज ही 2-4 नशेड़ियों को क्लब से बाहर फेंकते हैं और हमें उन्हें थाने ले जाकर बंद करना पड़ता है, पुलिसमैन बोला। देवराज चौहान ने 2 सिगरेट उसे देते हुए कहा, तुम लोग इन्हीं नशेड़ियों की फिराक में यहाँ रहते हो? शहरी साहब का ऑर्डर है कि उनके नाइट क्लब के पास कोई नशेड़ी ना दिखे। वो चाहते हैं कि लोग नाइट क्लब में नशा करें और अपने पर काबू रखें, बाहर निकलें और शराफत से कार में बैठकर चले जाएं। भला नशा करने वाला ठीक कैसे रह सकता है? तो तुम लोग शहरी साहब का हुक्म मानते हो? पैसा मिलेगा तो हुक्म क्यों नहीं मानेंगे? पुलिसमैन पार्किंग की तरफ बढ़ गया। वो दोनों लंबे चौड़े व्यक्ति उस लड़की को कारों के पास छोड़कर वापस जा रहे थे। देवराज चांद की निगाह कुछ दूर नीचे पड़ी लड़की पर जा टिकी। अगला दृश्य। लड़की को नीचे पटककर वो दोनों वापस क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सालो कुत्तो, लड़की जो कि एनी ही थी, नशे से भरे स्वर में गालियां दे रही थी। ये क्लब मेरा है, मैं तुम लोगों की को नौकरी से निकलवा दूंगी। वो दोनों क्लब में प्रवेश कर गए तो एनी संभली। उल्लू के पट्टों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, वो बड़बड़ाई। अब उसकी आवाज में नशा नहीं था। एनी खड़ी हुई और कपड़े झाड़ने लगी।
तभी पास में पुलिस वाला आ गया। हेलो बेबी, नशा ज्यादा कर लिया तुमने। पुलिस स्टेशन चलो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पुलिसमैन बोला। मैं तुम्हें नशे में लगती हूँ? एनी ने गुस्से से कहा। मैंने कभी नशा नहीं किया। क्लब वाले उसी को बाहर फेंकते हैं जो नशे में क्लब का माहौल खराब करे। वो उनकी मर्जी, एनी ने मुंह बनाकर कहा। मैंने कोई नशा नहीं कर रखा। पुलिसमैन ने उसे सिर से पांव तक देखा। एनी ने लंबी स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था। जिस्म के कट्स अच्छे थे और वो गोरी थी। उसके बाल सुनहरे थे और पीठ तक पहुंच रहे थे। तुम्हारी नागरिकता क्या है? आयरलैंड की हूं। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा रात भर के लिए। क्यों? जिसे इस तरह क्लब से बाहर फेंका जाता है उसे रात भर हम पुलिस स्टेशन में रखते हैं। ये कैसा कानून है? तुम मुझे कानून सिखा रही हो? पुलिसमैन सिगरेटों को अपनी जेब में रखता हुआ बोला। पुलिस स्टेशन चलो, कानून मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है। उसकी आवाज में तीखापन आ गया। रात को मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे साथ चलना। तभी एनी ने दूर खड़े देवराज चौहान को देखकर आवाज लगाई। हे नेल्सन, जरा यहाँ तो आओ। देवराज चौहान की नजर इधर ही थी। वो पास आने लगा। समझ गया कि लड़की जानबूझकर उसे नेल्सन कहते हुए सहायता के लिए अपने पास बुला रही है। तुम उसे जानती हो? पुलिसमैन ने पूछा। हाँ, वो मेरा दोस्त है और मेरा ही इंतजार कर रहा है वहाँ। अंधेरे की वजह से शायद वो मुझे पहचान नहीं पाया। एनी बोली। देवराज चौहान पास आता जा रहा था तो एनी ऊंचे स्वर में कह उठी। तुम शर्त जीत गए नेल्सन। वास्तव में तुम्हारी क्लब में चलती है और तुमने मुझे वहां से बाहर फिकवा दिया। $500 तुम्हारे हुए। पास पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका और मुस्कुराकर बोला। दोबारा कभी मुझसे शर्त मत लगाना। कान पकड़े। इसे छोड़ दीजिए सर। देवराज चौहान पुलिसमैन से बोला। ये मेरे साथ है। तुम सच में $500 जीत गए? पुलिसमैन बोला। हाँ। फिर तो मुझे उनका हिस्सेदार होना चाहिए। देवराज चौहान ने $100 निकालकर उसे दिए। थैंक्स। डॉलर जेब में रखता कह उठा। 2 सिगरेट और देना। देवराज चौहान ने उसे 2 सिगरेट और दी। पुलिसमैन वहां से चला गया। देवराज चौहान ने एनी को देखा। एनी के मस्तिष्क को उस वक्त एक बेहद बेहद तीव्र झटका लगा था जब उसने करीब से देवराज चौहान को देखा था। ये तो वही था, वो जिसकी तस्वीर रॉजर ने दिखाकर कहा था, ये मार्शल का बेहद खतरनाक एजेंट है जो कि एस्टोनिया पहुंचकर फिरोजा से सीडी लेने की चेष्टा करेगा और फिरोजा को किसी तरह हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश करेगा। एनी को यकीन न आया कि देवराज चौहान इस कदर आसानी से मिल गया है। एनी ने अपने चेहरे के भावों पर काबू पाकर कहा। थैंक्स, तुमने मुझे रात भर पुलिस स्टेशन में रहने से बचा लिया। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम समझदार हो और मेरी मुसीबत को तुरंत समझ गए। उसने देवराज चौहान का हाथ पकड़ा। मेरा नाम एनी है। तुम कौन हो? देवराज चौहान। ये तो हिंदुस्तानी नाम हुआ। हाँ, मुझे हिंदुस्तानी अच्छे लगते हैं। मैं आयरलैंड की हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं क्लब में जा रहा था। तुम साथ नहीं जाना चाहोगी? नहीं, वो मुझे फिर बाहर फेंक देंगे। क्यों? है कोई बात? छोड़ो। तुमने नशा तो नहीं कर रखा? मैं नशा नहीं करती। जब वो दो तुम्हें बाहर फेंकने आए तो तुम्हारी आवाज ऐसी थी जैसे नशा कर रखा हो। उन्हें गलतफहमी हुई होगी। मेरी आवाज ठीक थी। तुम क्लब में क्यों जा? मैं किसी से मिलना है मैंने। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। तुम्हें अकेले ही डिनर करना होगा। देवराज चांद ने कहा और पलटकर क्लब की तरफ बढ़ गया। एनी कुछ पल उसे जाते देखती रही, फिर पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वहां एक कार को उसने चाबी लगाकर खोला और उसके भीतर जा बैठी। कार स्टार्ट की और वहां से निकलकर उसे ऐसी जगह पार्क किया जहां से उसे नाइट क्लब का प्रवेश द्वार दिखे और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। फिर एनी ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। फिर आवाज कानों में पड़ी। हेलो। मैं क्लब में अपना काम नहीं कर सकी, परंतु जॉन भीतर ही है। एनी ने कहा। वो अकेला है? हाँ, फंसेगा वो। मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके इंतजार में क्लब के बाहर मौजूद हूँ। तुम बाहर क्यों हो? मुझे क्लब से उठाकर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने मुझे क्लब के ऐसे हिस्से में पकड़ लिया था जहां पर बाहरी लोगों का आना मना है। वो शायद मुझे मार ही देते, परंतु मैं नशे में होने का बहाना करने लगी तो उन्होंने यूं ही समझा कि मैं नशेड़ी हूं और गलती से वहां पहुंच गई। एनी ने कहा।
मुझे जॉन की चिंता है। फिर तो उसे भी बाहर आ जाना चाहिए। वो जिद्दी है, बाहर नहीं आएगा। अपना काम पूरा करने की कोशिश करेगा। वो अकेला रुझान शहरी का अपहरण कैसे कर सकता है? मैं अभी उसे फोन करता। फोन मत करना। क्यों? पता नहीं भीतर वो कहां पर है और क्या कर रहा है। गलत वक्त पर बजी फोन की बेल उसे फंसा सकती है। जॉन बेवकूफ है। वो अकेला रुझान शेरी का अपहरण नहीं कर। एनी ने फोन बंद करके अपने पास ही रखा और नजरें नाइट क्लब के गेट पर टिका दी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने नाइट क्लब के भीतर प्रवेश किया। भीतर से वो इतना शानदार था कि वो ठिठक कर नजरें हर तरफ दौड़ाने लगा। इस वक्त देवराज चौहान चमकते फर्श पर खड़ा था। ये काफी बड़ा हॉल था और हॉल से 6 तरफ रास्तों के रूप में गैलरियां जा रही थी। रोशनी का इतना अच्छा इंतजाम था कि देखते ही बनता था। मध्यम से म्यूजिक की आवाज कानों में पड़ रही थी, जो कि इस माहौल में अच्छी लग रही थी। एक तरफ फवारा बना था जहां लाइटों का ऐसा जाल था कि ऊपर उठता पानी कई रंगों में नजर आता था। एक तरफ हटकर रिसेप्शन बना हुआ था। लोग आ जा रहे थे। देवराज चौहान नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, जबकि उसे रुझान शहरी से मिलना था। देवराज चौहान वहां से आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि काले सूट में एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। वेलकम सर, वो मुस्कुराकर बोला। रुझान शहरी नाइट क्लब में आपका स्वागत है। देवराज चौहान मुस्कुराया। आप इस क्लब के मेंबर तो नहीं लगते? नहीं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और रुझान शहरी क्लब की बहुत तारीफ सुनी। आपको यहाँ हर चीज बहुत अच्छी लगेगी। आप यहाँ के बारे में जान सक आप यहाँ के बार में जा सकते हैं, डिनर हॉल में जा सकते हैं या गेम्स हॉल में जा सकते हैं, जहाँ खेलने को दुनिया का हर खेल मिलेगा। थैंक्स, मैं यहाँ रहकर मजा लूंगा। परंतु मिस्टर रुझान शहरी से मेरी मुलाकात हो सकती है? ये संभव नहीं। क्यों? शहरी साहब व्यस्त रहते हैं, बहुत ही व्यस्त। मैंने उन्हें मिलकर इस क्लब की तारीफ करना चाहता हूँ। आप इस बारे में रिसेप्शन पर बात कर सकते हैं। मेरा काम तो नए लोगों को उनके अधिकार बताने का है कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं क्लब में। किसी सहायता के लिए आपको मेरी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। जरूर, कहने के साथ ही देवराज चौहान रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पर 3 लोग मौजूद थे, 2 युवक और एक युवती। देवराज चौहान ने युवक से बात की। मैं मिस्टर रुझान शहरी से मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में सर? ऐसा शानदार नाइट क्लब बनाने के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। श्योर सर। युवक काउंटर के नीचे से एक रजिस्टर निकालकर उसके सामने खोलता कह उठा। आप अपने विचार और बधाई यहाँ लिख दीजिए सर। मिस्टर शेरी हर रोज इस रजिस्टर पर लिखे अपने कस्टमरों के विचार पढ़ते हैं। परंतु मैं ऐसे इंसान को अपने सामने देखना चाहता हूँ जिसने ये क्लब बनाया। मैं अपनी जिंदगी में बहुत क्लबों में गया, परंतु ऐसा क्लब मैंने कहीं नहीं देखा। मिस्टर शेरी बहुत व्यस्त रहते हैं, उनसे मिल पाना मुमकिन नहीं। रिसेप्शनिस्ट बोला। 1 मिनट के लिए भी मुलाकात नहीं हो सकती? देवराज चौहान बोला। सॉरी सर। ओ, वैसे भी कौन से फ्लोर पर होते हैं क्लब में? दूसरी मंजिल पर। उन तक कोई भी इजाजत के बिना नहीं पहुंच सकता। कोई बात नहीं, जाते वक्त मैं इस रजिस्टर पर अपने विचार जरूर लिखूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान वहां से हटा और उस तरफ बढ़ गया जिधर काले सूट वाले ने बार होने के बारे में कहा था। देवराज चौहान क्लब के भीतरी रास्तों से वाकिफ हो लेना चाहता था। रुझान शेरी से मिलना जरूरी था ताकि उससे फिरोजा के बारे में पूछा जा सके। मन ही मन उलझन में था कि फिरोजा की पहचान शेरी जैसे बड़े आदमी से कैसे हो गई। अगला दृश्य। 1.5 घंटा लगा देवराज चौहान को नाइट क्लब के रास्ते समझने में। रुझान शहरी दूसरी मंजिल पर बैठता था। दूसरी मंजिल पर क्लब के मेंबरों के लिए जुआ होता था, ताश का। वहां तक पहुंचने के लिए लिफ्ट थी, सीढ़ियां थी, परंतु दोनों जगह पर हथियारबंद सिक्योरिटी वाले मौजूद थे और चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाता था। देवराज चौहान इस वक्त पिछले 15 मिनट से बाथरूम के आसपास टहल रहा था। फिर उसने बार रूम के एक वेटर को बाथरूम में जाते देखा। देवराज चौहान ने सावधानी से आसपास देखा और वेटर के पीछे वो भी बाथरूम में प्रवेश करता चला गया। 5 मिनट बाद देवराज चौहान बाथरूम से बाहर निकला तो वो वेटर की वर्दी में था। अगला दृश्य। 35 वर्षीय जॉन दूसरी मंजिल के एक मोड़ पर ठिठक गया और तुरंत दीवार की ओट में हो गया। 2 व्यक्ति काले सूट पहने उधर ही आ रहे थे। वो दीवार के साथ सटा रहा।
कदमों की आवाज के साथ बातों की मध्यम सी आवाजें भी अब उसके कानों में पड़ने लगी थी। वो पास आते जा रहे थे। होंठ भिजे भिज गए थे जॉन के। वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि आने वाले सीधे ही निकल जाएं, इस तरफ ना मुड़े। उनकी बातों की आवाजें अब स्पष्ट कानों में पड़ने लगी थी। 2 पल बीते कि वो दोनों काले सूट वाले बातें करते इधर ही मुड़े। जॉन दीवार के साथ सटा खड़ा था। फौरन उन उनकी न- फौरन ही उनकी नजर जॉन पर पड़ी। वो ठिठके। जॉन की आंखें दोनों से मिली, परंतु उससे आगे जॉन ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। वो एक साथ दोनों पर झपटा और उन्हें साथ लिए नीचे गिरता चला गया। एक का सिर नीचे लगा, उसके होंठों से चीख निकली। दूसरे ने जेब से रिवॉल्वर निकालनी चाही, परंतु जॉन के हाथ में तब तक साइलेंसर लगी रिवॉल्वर आ गई थी। पिट पिट। दोनों काले सूट वाले व्यक्तियों की छातियों में गोलियां जा लगी। उनका हाल देखने के लिए जॉन रुका नहीं और तेजी से उस रास्ते की तरफ बढ़ गया जिस तरफ से वे दोनों आ रहे थे। इस वक्त वो रास्ता पूरा खाली था। जॉन ने रिवॉल्वर अपनी पैंट में फंसा ली। तभी एक दरवाजा खोले एक वेटर बाहर निकला। उसने ट्रे थाम रखी थी। जॉन की निगाह उस वेटर पर जा टिकी। वेटर दूसरी तरफ आने लगा था। जॉन ठिठका तो वेटर तब तक पास आ चुका था। शहरी कहाँ बैठा है? जॉन ने सामान्य स्वर में पूछा। वो उधर तीसरे दरवाजे वाले कमरे में, वेटर ने कहा और आगे बढ़ता चला गया। जॉन वेटर के बताए दरवाजे पर ठिठका, रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे के हैंडल पर दबाव डालकर उसे धकेला तो वो खुलता चला गया। जॉन तेजी से भीतर प्रवेश कर गया और पलटकर दरवाजा बंद करते हुए कमरे में नजर दौड़ाई। रोजान शहरी वहां मौजूद था। जॉन ने एक ही निगाह में उसे पहचान लिया था। शहरी के साथ कोई और भी था जो कि टेबल के पास कुर्सियों पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। उनकी निगाह दरवाजे की तरफ उठी। जॉन ने हाथ में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर जॉन के हाथ में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर देखकर 50 वर्षीय रोजान शेरी की आंखें सिकुड़ी। रोजान शेरी गोल से शरीर वाला, लाल चेहरे वाला स्वस्थ व्यक्ति था। उसने लाल सूट पहन रखा था और दौलत में नहाया इंसान लगता था। ऑर्डर देने की उसे आदत थी। उसी पल जॉन ने नाल सीधी करके ट्रिगर दबाया। गोली उस व्यक्ति की गर्दन पर जा लगी जो इस वक्त रोजान शेरी के पास बात करने के लिए मौजूद था। ऐसा होते ही रोजान शेरी हड़बड़ा कर उठ खड़ा खड़ा हो गया। कौन हो तुम? रोजान शेरी ने हैरानी भरे स्वर में कहा। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे रोजान शेरी, जॉन ने कठोर स्वर में कहा। पैसा चाहिए? रोजान शेरी ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे 8 आदमियों को मारकर यहां तक पहुंचा हूं। रोजान शेरी के होंठ भिज गए। उसने सामने पड़ी कुर्सी पर अपने आदमी की लाश पर नजर मारी। मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूं, जॉन बोला। क्यों? रोजान शेरी ने उसे देखते हुए कहा। तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो तुम बिना अपहरण किए भी कर सकते हो। मैं आराम से बात करूंगा। जब तुम्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं होगी तभी तुम्हारा अपहरण कर रहा हूं। तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते, रोजान शेरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अगर नहीं ले जा सका तो तुम्हें गोली मार। कौन हो तुम? अपने बारे में सब बताऊंगा, लंबी बात करेंगे बैठकर, जॉन ने रिवॉल्वर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारे सिर पर रिवॉल्वर रखकर तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। रास्ते में अपने आदमियों को हट जाने को तुम कहोगे। जहां भी मुझे लगा कि मैं असफल हो जाऊंगा उसी वक्त तुम्हें शूट कर दूंगा। सोच लेना कि मरना चाहते हो तो। उसी वक्त टेबल पर पड़े फोन की बेल बजने लगी। रुझान शहरी ने फोन की तरफ देखा। बजने दो। तुम मेरी बात पर ध्यान दो। समझ में आ गई मेरी बात? जॉन गुर्राया। रुझान शहरी की निगाह जॉन पर थी, परंतु इस दौरान पीछे दरवाजे की तरफ उसने आभास पा लिया था कि कोई बेहद धीमे सतर्कता से दरवाजा खोल रहा है। परंतु शहरी ने जॉन को यह महसूस न होने दिया। जॉन आगे बढ़ा और शहरी के करीब आकर बोला, चलो अब हम यहां से बाहर। तभी बेआवाज गोली जॉन की टांग पर आ लगी। जॉन चीख कर उछला और कुर्सी से टकराकर नीचे जा गिरा। उसी पल दूसरी गोली आई और जॉन के सिर में जा लगी। जॉन उसी पल ठंडा हो गया। कमरे के खुले दरवाजे पर वेटर की वर्दी पहने देवराज चौहान खड़ा था। ये सब देखकर रोजान शहरी ने चैन की सांस ली। थैंक्स, तुमने इनाम के लायक काम किया है, रोजान शहरी ने देवराज चौहान से कहा। उसे उसने क्लब का वेटर ही समझा था, परंतु चंद पल उसके चेहरे को ध्यानपूर्वक देखने के बाद बोला, तुम क्लब के वेटर तो नहीं हो?
ठीक समझे मिस्टर शेरी, मैं वेटर की वर्दी में जरूर हूं पर वेटर नहीं हूं। कहते हुए देवराज चौहान भीतर आया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, ये रही मेरी रिवॉल्वर। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर टेबल पर रख दी। मैं आपसे मिलने के लिए इधर ही आ रहा था, इसी कारण वेटर की वर्दी पहननी पड़ी, वरना मुझे यहाँ कोई आने नहीं दे रहा था। परंतु रास्ते में मैंने कई जगह क्लब के लोगों की लाशें देखी, तो समझ गया कि आप खतरे में हैं। तभी खुले दरवाजे के बाहर दौड़ते कदमों की आवाजें गूंजने लगी। फिर तीन आदमी दरवाजे पर आ पहुंचे। कमरे में नजर मारने के बाद शहरी से एक ने पूछा, आप ठीक है मिस्टर शहरी? देवराज चौहान पर नजर मारने के बाद शहरी ने कहा, मैं ठीक हूं, ये लाशें यहाँ से हटा दो। अभी अभी मेरे अपहरण की कोशिश की गई। ये सफेद कमीज वाले की लाश पड़ी है, इसकी तस्वीर खिंचा लो और पता करो कि ये कौन है। वो तीनों कमरे में आ गए और लाशें संभालने लगे। नीचे कॉमन बाथरूम में एक वेटर बेहोश पड़ा है, उसके पास मेरे कपड़े रखे हैं, मेरे कपड़े मंगवा दो, देवराज चौहान ने कहा। शहरी ने देवराज चौहान के कपड़े लाने को कह दिया। वो दोनों लाशों को कमरे से ले गए। फुर्सत पाते ही रोजान शहरी ने देवराज चौहान से कहा, तुम कौन हो? मैं फिरोजा की तलाश कर रहा हूं मिस्टर रोजान, देवराज चौहान ने कहा। रोजान शहरी चौंका। तुम ब्रिटिश तो नहीं हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ, देवराज चौहान नाम है मेरा, देवराज चौहान बोला। मेरे पास इस बात की पक्की खबर है कि फिरोजा को आखिरी बार तुम्हारे आसपास देखा गया था, इसलिए तुमसे पूछने आया कि जिसे तुमने मारा उसे जानते हो? नहीं। वो मेरा अपहरण करने आया था। क्यों? यह बताने का उसे वक्त नहीं मिला, तुमने उसे शूट कर दिया। आपकी खातिर ही उसे शूट किया, उसके इरादे खतरनाक थे, वो आपको शूट कर देता। तुम कौन हो? फिरोजा का दोस्त। फिरोजा ने बताया था कि रुझान शहरी उसका दोस्त है, देवराज चौहान बोला। जब मेरी उससे आखिरी बार बात हुई तो वो खतरा महसूस कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो एस्टोनिया में नाइट क्लब के मालिक रुझान शहरी से उसके बारे में पूछ लेना। अच्छा, फिरोजा ने ऐसा कहा? रुझान शहरी ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने भी सिर हिलाया। बैठ जाओ। रुझान शहरी खुद भी बैठ गया। देवराज चौहान भी बैठा। उसकी रिवॉल्वर अभी भी टेबल पर पड़ी थी। फिरोजा से मेरी पहचान तो है, परंतु दोस्ती जैसा कुछ नहीं है। वो मेरे क्लब में आती है, खूबसूरत है तो इस नाते उससे मेरी पहचान होगी। मुझे हैरानी है कि उसने तुमसे कहा कि उसके बारे में मुझसे पता कर लेना, जबकि मेरा उसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं उसके बारे में खबर रखूं या वो मुझे बताए कि वो कहां पर है। मैं फिरोजा के बारे में खबर पाने आया हूं और तुम जानते हो कि वो कहां? मैं नहीं जानता। रुझान शहरी ने इनकार में सिर हिलाया। मैं यहाँ पर तुम्हारा इनकार सुनने नहीं आया। देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। तभी एक आदमी देवराज चांद के कपड़े दे गया। देवराज चांद उठा और कपड़े बदलने लगा। रुझान शहरी एकटक देवराज चांद को देख रहा था। फिरोजा को तुमने कहाँ छिपा रखा है? मैं कौन होता हूं उसे छिपाने वाला? मेरी उसकी इतनी पहचान ही नहीं की। लड़की से ज्यादा पहचान करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। अब तुम मुझे फिरोजा के बारे में बताओगे कि वो कहाँ है, या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? तभी दरवाजा थपथपाया गया। फिर दरवाजा खुला। काले सूट में दो आदमी दिखे। वो दरवाजे पर ही खड़े थे। देवराज चौहान कपड़े बदल चुका था। उसने टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर को देखा, फिर रुझान शहरी को। वो इस बात के प्रति सतर्क था कि रुझान शहरी अपने आदमियों को किसी प्रकार का इशारा न कर दे। सर, एक काले सूट वाला बोला, हमारी जरूरत तो नहीं? रुझान शहरी ने बेचैनी से पहलू बदलकर देवराज चौहान को देखा। हमारे बीच किसी की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। उन दोनों की निगाह भीतर ही थी। एक का हाथ कोट की जेब में था। यहाँ किसी की जरूरत नहीं, रुझान शहरी बोला। बाहर क्या पोजीशन है? हमने अपने आदमियों की 7 लाशें इकट्ठी की हैं, काले सूट वाला सख्त स्वर में कह उठा। उन्हें मारने वाला मर गया। अपने लोगों की लाशें उनके घर पहुंचा दो और साथ में पैसा भी। यहाँ जो भी हुआ वो पुलिस तक न पहुंचे। क्लब के सारे काम सामान्य ढंग से चलते रहे, रुझान शहरी बोला। ये काले सूट वाले ने देवराज चौहान को देखा। आपकी पहचान का है? हाँ, रुझान शहरी ने गहरी सांस ली। लेकिन हमने इसे ऊपर आते नहीं देखा। ये तुम लोगों की गलती है। शायद तुम लोग ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहे। जाओ यहां से। शहरी की आवाज सख्त हो गई। दोनों चले गए। दरवाजा बंद हो गया। तभी रुझान शहरी कुर्सी से उठा और टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर पर झपटा।
देवराज चौहान ने टेबल पर झपट्टा मारा और उसके सिर पर हाथ रखकर पीछे की तरफ धक्का दे दिया। रिवॉल्वर उठाकर शहरी की तरफ तान दी। होंठ भिज गए थे देवराज चौहान के। रोजान शहरी पीछे कुर्सी से जा टकराया और नीचे जा गिरा। शहरी की कहर भरी नजरों शहरी को कहर भरी नजरों से देखते देवराज चौहान ने उसके उठने का इंतजार किया। रोजान शहरी उठा। वो गुस्से में था और चेहरे पर हार की छाप थी। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे से चालाकी करने की कभी सोचना भी मत। देवराज चौहान गुर्राया। रोजान शहरी ने टेबल का सहारा लेकर गहरी सांस ली और देवराज चौहान को देखकर बोला, आपसे पहले यहां पर मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। रोजान शहरी के दांत भिज गए। मुझे फिरोजा से मिलना है रोजान। तुम मुझे वो मेरे पास नहीं आई थी। तुम झूठ। वो स्मिथ से मिली थी। स्मिथ कौन? एस्टोनिया एक्सप्रेस अखबार का रिपोर्टर। तुम्हें कैसे पता कि वो स्मिथ से मिली? मेरे आदमी ने उन दोनों को एस्टोनिया एक्सप्रेस के दफ्तर से निकलते देखा। उसने तुमसे सीडी की कोई बात की? सीडी? जो कंप्यूटर में लगाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देवराज चौहान ने रोजान शहरी की आंखों में झांका। कसमसा सा रहा था रोजान शहरी। स्मिथ और फिरोजा के रिश्ते कैसे हैं आपस में? मैं नहीं जानता। स्मिथ से कभी मिला नहीं। फिरोजा ने अवश्य 2-3 बार स्मिथ का जिक्र किया कि उससे मिलना है। तुम जानते हो फिरोजा क्या करती थी? शायद जानता हूं। वो आयरिश है परंतु ब्रिटिश जासूस है। ये बात तुम्हें फिरोजा ने बताई? नहीं, परंतु मैंने इस बात को भांप लिया था। उसने मुझसे ऐसे कुछ काम करवाए जो कि जासूस ही कर सक कैसा काम? मेरे क्लब में आने वाले कई लोगों की वो जासूसी कराया करती थी। कुछ खास लोगों की बातें सुनने के लिए वो मुझे माइक्रोफोन देकर कहती कि ये उनके टेबल के नीचे लगवा दो या टेबल पर रखे फूलदान में रख दूं। तो मैं वेटर से ये काम करने को कह देता था। रोजान शहरी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम फिरोजा की ये बातें क्यों मान लेते थे? वो खूबसूरत थी और कभी कभी मेरे साथ बेड पर जाया करती थी। वो लाजवाब है। अगर तुम मुझे फिरोजा से मिलवा दो तो मैं तुम्हें तगड़ा इनाम। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, परंतु तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? तुमने अभी तक अपने बारे में नहीं बताया कि तुम। मैं अब यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ, देवराज चांद ने खतरनाक स्वर में कहा। परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे जाते ही तुम फिरोजा को मेरे बारे में बताकर सतर्क कर दो। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है तो मैं उसे कैसे? फोन पर। फिरोजा अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देती। कम से कम मुझे तो नहीं दिया। मैंने कभी उससे फोन पर बात नहीं की। वो अचानक ही बिना बताए आ धमकती है। फिर मैं उसे तुम्हारे बारे में कैसे बता? मेरे जाते ही वो आ गई तो? देवराज चांद के स्वर में मौत भरे स्वभाव थे। रुझान शहरी ने होंठ भींच लिए। तभी देवराज चांद ने ट्रिगर दबा दिया। बेआवाज गोली शहरी के छाती में जा धंसी। वो फौरन आगे को झुका। दूसरी गोली उसके सिर में सुरंग बना गई। चलिए दोस्तों, आज इस छठे भाग को यहीं रोकते हैं। काफी तेज हैपनिंग्स हुई। अगर हम देखें तो देवराज चौहान ने कितने लोगों को इस एक एपिसोड में गोली मारी। पीछे से गिनना शुरू करें तो रुझान शहरी को गोली मारी। उससे पहले वो जो जॉन था उसे, ठीक है, फिर वो सीआईए का एजेंट उसे, फिर वो जर्मन एजेंट उसे, और वहां पर जो 5 सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें। तो कुल मिला के करीब करीब 9-10 लोगों को इस 1 घंटे में देवराज चौहान ने गोली मार दी। अब बनी है स्पीड इस कहानी की, क्योंकि देवराज चौहान आ गया है तो देवराज चौहान ही। लेकिन इस कहानी में अभी तक एक खास बात पता चली है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। वो जो फिरोजा अपने आप को बहुत शरीफ और ऐसी लड़की बता रही थी, आज के एपिसोड में उसका दूसरा ही रंग ढंग देखने को मिला है। तो ये बात हैरान करने वाली है कि जगमोहन के साथ क्या बन रहा होगा। चलिए, जो भी है आ जाएगा हमारे सामने। तब तक आप लोग सुनते रहिए कहानी वार्ता, और अपने दोस्त विक्रम को आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा से कमेंट्स भी कीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।